सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आरती जी बताइए, क्या हाल है आपके? हाल बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी अब जो ठंडक का असर है वो दिखने लगा है। दिखने लगा है, महसूस भी होने लगा है, थोड़ा ठंडा लगने लगा है। सुबह शाम की तो है थोड़ी बात। और ये ठंड के मौसम में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी खाई जाती हैं जिनके बारे में और जो सब्जियां होती हैं, एक तो समय बर्बाद करने वाली सब्जियों का मौसम है। बताइए जैसे बहुत देर तक बैठे मटर छिलते रहो, साग छांटते रहो, ये सब मौसम में ही आते हैं। इसी मौसम में है तो बहुत फायदेमंद चीजें हैं सारी सब्जियां। फायदा तो होता है, जो मटर छिलता है उसका इतना बड़ा फायदा होता है, मीठे मीठे मटर खाने में बीच में खाते भी जाओ। ये थोड़ा सा साग छांटते समय थोड़ा सा ये लगता है कि अब कितनी देर लगेगी, पता नहीं कितनी देर छांटते रहते, ये होता है। और बहुत ध्यान से उन्हें साफ करना जरूरी है, नहीं तो बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसमें कई बार, तो वो छांटना होता है। हाँ, थोड़ा गुनगुने पानी से अगर उसको भिगो दें तो भी वो सब निकलते हैं। और ये सारी चीजें जब साफ करते हैं और बहुत अच्छा साग मिलता है तो उससे पौष्टिकता मिलती है। कुछ इसी तरह से मेहनत का जो फल होता है ना, वो खाने में मजा आता है। कुछ इसी तरह से चुनकर हम लाते हैं विषय भी सखी सहेली के। तो क्या चुन चुन कर आज हमने लाया, ये हम बता देते हैं। चुन चुन के कुछ लेकर आए हैं। एक तो आज दिवस है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जी। और साथ है हम बात करेंगे धैर्य से कैसे बन जाएगी बात। बिल्कुल, जैसे धैर्य रखना पड़ता है हमें सब सब्जियां छांटते हुए। और मायके ससुराल में खुशहाल रिश्तों की धुरी है स्त्री, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। हमारे बहुत से श्रोताओं ने तो अपने बहुत सारे कमेंट्स भी हमें भेज दिए हैं। कुछ इनसे पूछें कि धैर्य को लेकर हमारे श्रोता क्या समझते हैं, किस चीज़ों में वो धैर्य रखते हैं। इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या ऐसा कौन सा पल रहा उनके जीवन का जिसमें उन्होंने धैर्य से उस पल को अपने आप पे काबू कर लिया, जी, अपने आप को करा उसमें। तो इसके बारे में हमारे श्रोता हमें बताने वाले हैं। और बताइए आप किस तरह से आपने उस पल को अपने आप को संभाला उस पल में, अपने धैर्य के साथ में। और आरती जी बताइए आप क्या बताने वाली हैं? आज हम बात करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसके उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसके बारे में। जी। और ये दिन अगर देखा जाए तो दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बाहरी हिंसा, मानसिक शारीरिक हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। और अगर एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो हर तीसरी महिला को किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और हिंसा जो कर रहे हैं उन्हें चेताने के लिए ही ये दिन हर वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि कोई भी दिवस मनाने का कारण यही होता है कि उसके लिए जागरूकता लोगों में पैदा की जाए। और इस तारीख को चुनने का कारण और भी दर्दनाक है कि इस दिन एक घटना भी ऐसी हुई थी कि 25 नवंबर 1960 को डोमिनिक जो शासक थे उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने पर 3 बहनों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण इस तारीख को महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के उन्मूलन का दिन मनाने का फैसला किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस दिन को मनाने का प्रस्ताव 17 दिसंबर 1999 को आधिकारिक रूप से पेश किया गया था। और अगर देखा जाए आरती जी तो महिलाएं आमतौर पे हिंसा झेलती रहती हैं और सामाजिक दबाव भी है या शर्म होती है या ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ कहा तो, ऐसी बातें सोचकर वो सालों साल हिंसा का शिकार होती रहती हैं। और तो ऐसे में ज़रूरी है आज का जो ये दिन मनाया जा रहा है बहुत ख़ास है, क्योंकि इससे उनको उनके अधिकारों का तो पता चलेगा ही और साथ ही मानव अधिकार क्या है लोगों को भी पता चलेगा कि अगर कोई महिला हिंसा झेल रही है तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर वो महिला जो इतना परेशान है, सब आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तो आप भी उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। और आपका इसमें आप अगर शिकायत करेंगे तो इसमें आपका नाम भी उजागर नहीं किया जाएगा, ऐसा भी है। आप नहीं चाहते अगर सामने आना तो वो भी चीज़ हो सकती है कि आपको सामने आए बिना अपना शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो एक मतलब खुद के प्रति जो हिंसा झेल रही है महिला, उसको तो एक सीख मिलती है कि उसे ये नहीं झेलना है और उसकी मदद करने के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं। और साथ ही साथ हम जो एक दूसरा व्यक्ति है जो आसपास रहता है उसे भी एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसी परिस्थिति अगर आपको सामने दिख रही है तो आप आंख मूंद कर नहीं रह सकते, क्योंकि एक छोटा सा भी साथ मिलता है तो सामने वाले को बल मिलता है, उसे लगता है कि वो अकेले नहीं है तो वो लड़ सकता है इसके खिलाफ। और बहुत सारी महिलाओं का ये होता है ना कि कि हम अगर घर चले जाएंगे या हमें घर जाना पड़ जाएगा तो हमारे माता पिता पे क्या गुजरेगी। लेकिन सोचिए अगर आपकी कुछ ये हिंसा झेलते झेलते अगर आपको कुछ हो जाता है तब उन पे क्या गुजरेगी। तो ये बात सोचते हुए इस हिंसा को बिल्कुल भी पहली बार हो अगर हिंसा, तभी उस चीज़ के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए अपनी, ताकि वो आगे और न बढ़े आगे।
और कुछ चीज़ें जो आसपास के व्यक्ति वो कर सकते हैं कि अगर किसी महिला को देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा का वो शिकार हो रही है तो उन्हें आप बता सकते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं, और उनकी कुछ मदद अगर उन्हें चाहिए तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और भारत में तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे कानून भी बनाए गए इसीलिए महिलाओं के लिए कि उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे दहेज का हो, चाहे प्रताड़ना का हो, किसी भी चीज़ का, हर इतने कानून बने हुए, आप उसका लाभ उठाइए, उसके बारे में आप जानिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए, उसका लाभ उठाइए। केवल जानने से कुछ नहीं होता, उनका लाभ उठाने से ही आपको कुछ उसका फायदा मिलने वाला है। तो इसके खिलाफ आप कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर महात्मा गांधी या किसी महापुरुष का ये कथन है कि जब हिंसा जो करता है वो जितना जिम्मेदार है, हिंसा झेलने वाला भी उतना जिम्मेदार होता है उसके लिए, और अगर आप आवाज नहीं उठाते तो। और साथ में अगर जो देख रहा है वो चुप है, हाँ, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जी, जो करने वाला हिंसा उसके साथ में। क्योंकि ना आप देख रहे हैं, वो चीजें आपके सामने चीजें हो रही हैं, वो आपको मालूम है वो गलत है, आप जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी अगर आप उसके खिलाफ आप कदम नहीं उठा रहे तो फिर आप भी उतने ही गलत हैं आपके सामने वाला है। तो वही है कि अगर किसी भी तरह का हिंसात्मक प्रवृत्ति आप सामने देख रहे हैं तो उसका सहयोग मत कीजिए, और मजाक का विषय ऐसे ना बनाइए आप, क्योंकि बहुत से लोग इसको मजाक के तौर पर भी दूसरों को बताते हैं, तो ये करना तो बहुत, हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ, या अभी इन्होंने ऐसा किया है तो आप देखो तुमने ऐसा किया, तुम्हारे साथ ये होगा। इस तरह की जो जुमले होते हैं वो आमतौर पर महिलाओं को इस तरह से कह दिया जाता है। कई बार जैसे आमतौर पर ससुराल का नाम लेकर कहा जाता है कि तुम ये कर रहे हो तो तुम वहां पर मार खाओगी या तुम इस तरह से रहोगी। तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है, और इसको आम ना बनाएं आप। आमतौर पे हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर ससुराल में इस तरह की चीज़ें होती है या कहीं भी होती हैं, वो हर जगह हो सकती है और कहीं भी नहीं हो सकती है। अब तो खैर चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारे लोग जो शिक्षित भी नहीं भी हैं वो भी, उनको मालूम है कि हाँ चीज़ ये अगर गलत है तो इसके इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए जी। तो इस पे बहुत काम हुआ है, सुधार भी हुआ है इस बारे में। व्यक्ति भी बदल रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, और लोग जो भी अपना ससुराल हो या मायका हो, एक तरह का उन्हें व्यवहार मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और कई बार बहुत सी ऐसी जगह होती है जो हम बिल्कुल अपनों एकदम करीबी लोगों को हम सोचते हैं, वहाँ भी हिंसा का हम शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह से सारी जगहों पर आप जागरूक रहें और अपने बारे में जानकारी ज़्यादा रखें, चीज़ों के बारे में पढ़ें, और सरकारी योजनाएं भी कई तरह की, संस्थाएं कई तरीके की, उनके बारे में जानकारी रखें, और किसी भी तरह से ये सारी गतिविधियाँ अगर हो रही कहीं भी आपके आसपास तो उसे रोकने का प्रयास ही करें। ठीक है। और इसी बात पे हमारे श्रोता कहते हैं कि नारी तू नारायणी, मायका हो या ससुराल, रिश्तों में खुशहाली का केंद्र है स्त्री। स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है जो कि नारी तो नारायणी कही जाती है। मतलब नारी एक देवी का स्वरूप है जो अपने जॉब करते हुए अपना पूरा घर परिवार संभाल रही हैं, वो भी बिना वेतन, बिना छुट्टी, 24 घंटे 7 दिन। हमारे घर आई बहू भी किसी की बेटी ही है, उसी तरह हमारे घर की बेटी जब ससुराल जाती है तब वो भी उस घर की बहू कहलाती है। अगर दोनों घर उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करते हैं तब घर स्वर्ग बन जाता है। हम भी हमारी दोनों बहू को बिटिया कहकर ही पुकारते हैं, एक बेटी जैसा व्यवहार करते हैं, और यही सच्चा अपनापन है। बहुत ही बिल्कुल समझदार लोगों की पहचान ही यही है कि वो ये अपने बहू और बेटी में अंतर नहीं, फर्क नहीं करते जी। दोनों को ही अपने प्यार देते हैं उतना, और उसी सम्मान के साथ में उनको रखते हैं। तो उसी तरह से उन्हें भी सम्मान मिलता है, क्योंकि आपको जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे आपको भी उस तरह का व्यवहार जरूर मिलता है। और सखी सहेली में जब हम बात कर रहे थे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के उन्मूलन के दिवस की, तो हमारे कई साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। हाँ, और उसमें से एक उन्होंने लिखा है कि वैश्विक स्तर पर अनुमानतः 736 मिलियन महिलाओं ने शारीरिक और या फिर यौन हिंसा का अनुभव किया है। लड़कियों को हिंसा का विशेष जोखिम होता है। 4 में से 1 किशोर लड़की अपने साथी द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होती है। दुनिया भर में 16% से 58% महिलाएं प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती हैं। जनरेशन जी और मिलेनियम्स का सबसे अधिक प्रभावित हैं इससे। और संघर्ष, युद्ध और मानवीय संकट में 70% महिलाएं लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती हैं। वैश्विक स्तर पर 8 वर्ष पूर्व के आंकड़ों की तुलना में महिला जननांग विकृति में 15% की वृद्धि हुई है। उन्होंने पूरा आंकड़ा लिख के भेजा है। बिल्कुल पूरा आंकड़ा लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि किसी भी महिला के साथ किए गए किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार हो, या वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है उससे वंचित करना, ये सभी कृत्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जो हिंसा है वो किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी हैं, और इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं इस विषय पर, तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें इस बात की कितनी जानकारी है और कितने जागरूक हैं।
और एक हमारे साथी कहते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोई भी राज्य, क्षेत्र या समुदाय ऐसा नहीं है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना ना हुई हो। घर हो या ऑफिस, हर जगह महिलाओं के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न के मामले दिख ही जाते हैं। महिलाएं और लड़कियां समाज की कई कुरीतियों का शिकार होती जा रही हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या शारीरिक और मानसिक यातनाएं। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में हर महीने की 25 तारीख को ऑरेंज डे और 25 नवंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि वो अभी अपनी टिप्पणी भेजने में उन्हें लेट हो गया क्योंकि वो एक ऐसे ही कार्यक्रम में गई थी और ये दिवस महिलाओं में हो रही हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोकना। और मुझे लगता है कि जितना कोई और जिम्मेदार नहीं होगा इस तरह उतनी ही महिलाओं को भी होना चाहिए। महिलाओं को अपने प्रति हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए जिससे वो अपने साथ हो रही इस गलत चीज़ को रोक सके। जो कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आप किसी की माँ, बहन, बेटियों को आपने चोट पहुँचाया है और आपके परिवार के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरह से इन्होंने ये खुद ऐसे एक कार्यक्रम में गई और बधाई की पात्र है। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के ज़रिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे विचार इन्होंने जो सारे आंकड़े भी लिख के भेजे। तो आरती जी जिद्दी होते हैं कई बार, तो बिल्कुल धैर्य नहीं होता उनके अंदर। जिद के आगे फिर धैर्य कहाँ दिखता है। हाँ। और जिद होती है ना तो फिर बहुत परेशानियों में भी पड़ जाते हैं कभी कभी। हाँ, बहुत सारी सामने वाला भी जिससे हम जिद कर रहे होते हैं, हम खुद भी। और एक हम बात हमारे श्रोता ने कही तो ले लेते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीज़ों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए से बिताने की जरूरत है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वो उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही। और हमारे एक और श्रोता हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहना शायद गलत ना हो कि आज की दुनिया में धैर्यवान बनना सबसे कठिन काम है। जो लोग धैर्यवान होते हैं उन्हें विभिन्न मार्गों से इसका फल मिलता है। धैर्य रखने का अर्थ मन में स्थिरता और शांति के साथ कदम उठाना और परिणाम की प्रतीक्षा करना है। ये भी बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि आजकल परिणाम की प्रतीक्षा करना तो छोड़िए, कई बार हम फिल्में भी देखने बैठते हैं तो आज के लोगों को होता है कि अंत में क्या होने वाला है पहले बता दीजिए, चल जाए हमें। हाँ, तो उतना धैर्य भी नहीं रहता, 3 घंटे का धैर्य भी नहीं रहता है। ये भी नहीं सोचते कि हम देखिए अगर कोई पेड़ भी लगाते हैं तो सींचते हैं उसे कितने समय तक, तब जाके वो पौधा उसमें से बीज में से निकलता है और कितना टाइम लगता है उसमें फल आने में, फूल आने में। तो उसमें इंतजार की जरूरत पड़ती है, तभी उसका फल मीठा मिलेगा आपको। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं, ये आपने अभी शामिल किया। धैर्य रखने से मन स्थिर रहता है और हर काम शांत मन से किया जा सकता है। हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं धैर्यवान व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और हर परेशानी का समाधान निकाल लेता है। धैर्य रखने से कई मुश्किल सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। तो आरती जी, अब हम धैर्य की परीक्षा लें और बात हो रही है धैर्य की। तो जैसे कि आरती जी आपने कहा कि पेड़ पौधों की अगर हम देखभाल करते हैं तो अगर एक बीज भी लगाया तो धैर्य रखकर उसे खाद, पानी, मिट्टी, उसे उसका पूरा वक्त देना होता है। जब वो अंकुरित होगा, 2 पत्ते निकलेंगे, फिर वो जो खुशी होती है वो खुशी जल्दी जल्दी में नहीं होती है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि बस निकल रहा है किसी तरह, उसको बाद में खोदते रहे कि नहीं अभी क्यों नहीं निकला, तो वो बीज कभी उग ही नहीं सकता फिर। हाँ, जब तक आप धीरज रख के उसको अच्छे से बढ़ने नहीं देंगे तब तक। जी, वो कहते हैं ना, वो एक तितली के अंदर जो कुकून होता है उसको अगर आपने किसी व्यक्ति की कहानी भी थी कि जिसको उसने जल्दी जल्दी निकाल दिया कि तितली जल्दी निकल जाए, तो वो वहीं के वहीं उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसको पूरा एक वक्त लगता है तितली बनने के लिए। तो वो वक्त, हर एक चीज को प्रकृति ये सिखाती कि हर एक चीज को उसका वक्त लगता है और वो वक्त उसे देना बहुत जरूरी है। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम ये है कि धीरज रखिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा उसका। और जब शांत मन से हम किसी भी समस्या का हल खोजते हैं, कोई परेशानी आ गई तो वो समस्या इतनी बड़ी लगती भी नहीं है। और अक्सर होता यह है कि जब कोई भी बुरा समय आता है या कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं कि अब क्या करें एकदम से। और अज्ञानता और अधीरता में दूसरों को गलत समझ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। और इस वजह से रिश्ते तो बिगड़ते ही हैं, साथ में क्या होता है, मन पे हमारे नकारात्मक जो विचार होते हैं ना किसी के प्रति, वो हावी हो जाते हैं कि ये गलत ही है बंदा, इससे हमारे साथ परेशानी कुछ ना कुछ। ये नहीं समझते कि क्या परिस्थिति थी, क्या था, बात क्या थी, वो नहीं समझते। बस किसी ने अगर हमें कुछ कह दिया हम उसी पे
रिएक्ट कर देते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई जो भी कठिन मामले हों, कठिन मसले हों, उन पे फैसला लेते समय आपको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब धैर्य रखेंगे तो सकारात्मक रूप से हालात बदलते जाते हैं और आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ता है। और जो धैर्य का ये गुण है, इससे सहनशील और आशावान हम बनते हैं, और ये हमें ये बनाकर इस विश्वास पर पुख्ता मोहर लगाता है कि आज जो भी बुरी परिस्थिति हमारे सामने है वो हमेशा तो नहीं रहेगी और एक न एक दिन बुरे से अच्छे में वो बदल जाएगी। बिल्कुल। और धैर्य कामयाबी नहीं बल्कि उसे हासिल करने का एक हथियार है जी। और जिसके बल पर हम असंभव सा दिखने वाला जो कोई हमारा लक्ष्य है, कोई भी काम है, उसको पूरा कर सकते हैं। जब हम धैर्य को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और अहंकार से हम दूर रहते हैं, क्योंकि अहंकार जो है वो हमें सही दिशा में सोचने नहीं देता, हमारी सोच को रोक देता है एक तरफ। तो अगर हमें सही से सोचना समझना है तो उसके लिए हमें वक्त चाहिए जी। तो हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से फैसला ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने अंदर उस धैर्य को रखना। हाँ, और वही तो धैर्य अगर हम रखते हैं, धैर्यवान बनते हैं, तो धैर्य का जो अपना ज्ञान और शक्ति है हमारी है, वो धैर्य के ज़रिए हम सही जगह पर लगा सकते हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखने की सकारात्मक समझ हमें मिलती है और हमारा मान सम्मान तो बढ़ता ही है। शांत होते जाते हैं तो रचनात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं और उसको बल मिलता है। और अधीरता से अगर हम लगते हैं तो अधीरता तोड़ने का काम करती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें करना है, बिना सोचे समझे करना है इस तरह से, तो इससे असफलता और निराशा, नकारात्मकता की ओर ये हमें ले जाती है। और अगर धैर्य से हम जुड़ते हैं तो सकारात्मकता और सफलता की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम अच्छे से अपने शांत मन से सोचते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार और परिस्थितियों को सही तरीके से आकलन करने की समझ आती है कि कोई सिचुएशन कैसी है। अगर हम सोच समझ के उसके ऊपर फैसला लेंगे तो हमें समझ में आएगा। जल्दीबाजी में वो कुछ हम समझ में आएगा नहीं, हम बस बोल देंगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, तो जिसका असर होता है हमारे जीवन से जुड़े हुए रिश्तों पर। और फिर चाहे वो रिश्ता पारिवारिक हो या दोस्ती हो या कोई भी रिश्तेदारी किसी भी तरीके की हो, हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। किसी गलतफहमी का शिकार होकर अपनी तरफ से रिश्तों को बिगाड़ते नहीं है, बल्कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्यवान बने रहकर परिस्थिति को सुधारने का, निरंतर उसको सुधारने का प्रयास करते रहते हैं लगातार। और इससे वही, जैसे कि हमने कहा कि धैर्यवान अगर हम बने रहते हैं तो रचनात्मकता और सहयोग की भावना को भी बल मिलता है, जिससे हमें अपने निर्धारित, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वहाँ तक पहुँचने में हमें मदद मिलती है। और खुद तो हम लक्ष्य तक पहुँचते ही हैं, दूसरों को भी उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहयोग कर सकते हैं। अक्सर जब हम खाली होते हैं तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय परिस्थितियों का डर, चिंता और अधीरता जो है ये बढ़ती जाती है। इसलिए हमें हमेशा खुद को किसी ना किसी काम में व्यस्त भी रखना चाहिए। और जब हम दूसरों के हित के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा हित भी हो रहा होता है, तो इसलिए खुद को व्यस्त रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और एक श्रोता हमारे लिख के भेजते हैं कि धैर्य से बनती है बात। हम सब की आदत होती है कि हम कोई भी काम करने से पहले सोने की काम जल्दी हो या हम जल्दी जल्दी इस काम को कर सकें। और सब काम पर नहीं, हर चीज़ ये बात मतलब हर एक काम पे ये बात लागू नहीं होती कि सारे जो काम है वो उस तरह से होंगे। तो हमें सवाल रखना चाहिए कि धैर्य रखना, हमें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। हमें एकदम से हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए किसी भी काम को करने में, और जल्दी जल्दी भागते हुए नहीं करना चाहिए। काम को आराम से मज़े लेकर करना चाहिए और परिस्थितियों में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को धैर्यवान बनाकर हम छोटी छोटी चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो धैर्य की इतनी बातें हो रही हैं तो धीरज से हम एक धैर्य भरा गीत सुन लेते हैं। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें भेजी, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि किस तरह से उन्होंने धैर्य रखकर अपने जीवन में क्या हासिल किया है, तो बहुत से उनके विचार हैं। सखी सहेली कार्यक्रम हमारे साथी सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आरती जी बिल्कुल डूबी हुई हैं, सब कमेंट्स पढ़ रही हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, तो ऐसा लगता है कि बस ऐसा लगता है कि ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसा लगता है सारे विचार जो हैं, जो हमने सोचे, हमें लगता है कि ये लिया जाएगा, वो लिया जाएगा, वो सब विचार आ जाते हैं इस तरह से सब श्रोताओं की तरफ से। नए भी आ जाते हैं, बहुत नए भी आ जाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, वही पढ़ रही थी मैं। एक श्रोता लिखते हैं कि उतावलापन मनुष्य की बहुत बड़ी कमियों में से एक है। जब तक व्यक्ति धैर्यवान नहीं होगा वो जीवन में ऊंचा स्थान नहीं पा सकता। धैर्य धारण करना तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति में विवेक बना रहे। धैर्यवान व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धैर्य धारण करने वाले कभी असफल नहीं होते, इसकी परीक्षा बुरे वक्त में होती है। जब हम हर सुख साधन संपन्न है तो धैर्य की ज़रूरत होती है, तो भी धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में अक्सर देखा जाता है कि लोगों में अहंकार आ जाता है, जो भी हमारे धैर्य की परीक्षा ही लेता है। और ऐसी स्थिति में वो अहंकार नाश का कारण बन जाता है। आदमी का वक्त सूर्य की तरह चलता है, हमेशा एक सा नहीं रहता है। अतः धैर्य की परीक्षा हमारे बुरे दिनों में ही ईश्वर अक्सर लेता है। ऐसे में विवेकशील पुरुष अपने को संयमित रखते हुए जीवन के दुखों को एक सामान्य प्रक्रिया मानते हुए
हर्ष विषाद से दूर परिवार की देखभाल करते हैं। वो अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। हालांकि ऐसे में लोग टूट भी जाते हैं जो हमें समाज में तिरस्कृत करते हैं। हमें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, बल्कि ईश्वर का प्रसाद मानकर उसे समर्पित भाव से निर्वाह करना चाहिए। बहुत बिल्कुल सही बात है कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं और आप को उस एक जैसा रहना चाहिए, एक जैसा रहने की कोशिश करना चाहिए कम से कम। हर परिस्थिति में अपने आप को बिल्कुल ना तो बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाएं और किसी के एकदम से उस चीज़ के ऊपर आप रिएक्ट कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए जी। और एक श्रोता हमारे कहते हैं कि उन्होंने यही चीज़ बताई है। कल एक छोटी सी बात पर हमारे नीचे रहने वाली भाभी जी ने मेरी श्रीमती जी से बहुत झगड़ा किया और बहुत अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन ये सब मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, वरना और चीज़ें बढ़ जाती। वैसे भी एक शांति प्रिय और गंभीर स्वभाव का प्राणी जब झगड़ा है वो, और जब झगड़ा समाप्त हो गया तो मैं तो अपनी पत्नी रानी को बड़े स्नेह प्यार से समझाकर दोबारा ऐसा ना हो वो बताया, ये अच्छा नहीं है। मतलब उन्होंने समझाया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो इस तरह से झगड़ा करना तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इस चीज़ को अपने धैर्य से चीज़ को काबू किया। अगर वो भी उस झगड़े में कूद पड़ते तो और 4 लोग आ जाते तो और वो बढ़ता चला जाता झगड़ा। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक चीज़ करी है जी। हमारे एक साथी कहते हैं कि धैर्य से बनती है बात। किसी भी समस्या का हल समय के पास है। धैर्य धारण करना और शांति के समय प्रसार करना। संस्कृत सुभाषित कालः सर्वं वियोगयति, समय में सभी घावों को भरने और कठिनाइयों को सुलझाने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही कहा है। और एक श्रोता कहते हैं कि काम को सफल बनाने के लिए धैर्य यानी कि कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है, पर मुझे लगता है कि आप जब सड़क पार कर रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो यात्रा में हैं, तो वहाँ धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसी एक आदमी की अधीरता बहुत सारी दुर्घटनाओं को जन्म दे देती है और काम को ख़राब कर देती है। जी बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, क्योंकि वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से सजग रहना ज़रूरी है और धैर्य भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट या 2 सेकंड बाकी है और हम सिग्नल तोड़कर चले जाएं। हो सकता है कोई व्यक्ति पार हो रहा हो और दुर्घटना का शिकार हो, और जैसा कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए व्यक्ति बहुत ज़रूरी है। उसकी ज़रा सा भी अगर नुकसान होता है हमारी अधीरता की वजह से, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। बहुत बड़ी चीज़ कही इन्होंने, इस पे ध्यान देना चाहिए सभी को जी गाड़ी चलाते समय। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये कहना शायद गलत ना हो कि आज की दुनिया में धैर्यवान बनना सबसे ज्यादा कठिन काम है। जो कमेंट हमने उनका लिया। अच्छा लिया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखियों चारी। धीरज में सब काम बन जाते हैं, जो काम गुस्से में नहीं बनते, बने बनाए बिगड़ जाते हैं। वो कह रहे हैं आज बहुत शानदार होने वाला है। शायद इन्होंने धैर्य धरा है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो धैर्य होता है ना, वो चीज़ हम जब उसको खो देते हैं तो उसका एक बड़ा कारण होता है हमारा गुस्सा या क्रोध। जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं ना, तब हमें कुछ लगता है कि कुछ में क्या, बस किसी भी तरीके से हम अपने क्रोध को बाहर निकाल दें, तो जिसकी वजह से धैर्य का साथ हमारा छूट जाता है। और उसके लिए कुछ अलग किया जा सकता है कि जब भी आप गुस्सा आए आपको, और या जब भी गुस्से में गुस्सा हम पर हावी होने लगे, तो बस जल्दी से एक डायरी या कॉपी निकाल लीजिए और एक पेन ले लीजिए। और उसमें अपना गुस्सा क्यों आ रहा है और क्या कारण है, और सारी चीज़ें आप डिटेल में लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखते जाएंगे, आप देखिए जितना जितना लिखते जाएंगे ना, लिखते लिखते याद गुस्सा तो आपको खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बाकी याद जब खत्म हो जाएगा, जब आप उसे पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा बस खत्म, बस सब निकल गया सारा गुस्सा। तो लिखने में ही आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा सारा। दूसरे व्यक्ति की तरह आप सोचेंगे कि आप खुद के जो गुस्से है उससे ऊपर उठकर कुछ सोचेंगे और ये करेंगे, तो आप बिल्कुल शांत मन से चीज़ों को देख पाएंगे। और शांत तब भी हो जाते हैं जब हम अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं। तो आरती जी बात कर रहे हैं अगर हम स्त्रियों की, तो स्त्रियां जो होती हैं हर जगह जहाँ भी पहुँचती हैं वो घर को संभाल लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए तो इन श्रोता ने लिखा है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, ये कहावत कहने वाले को स्त्री की महत्ता समझ में आई तो उसके मुंह से निकल गया, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। ईंट गारे से बने घर में जान तो घर की लक्ष्मी से ही आती है। अकेला इंसान भी क्या जीवन जीता है। देखना है तो गाँव से शहरों में गए कामगारों से पूछो, बिना महिला के उनकी गृहस्थी कैसे गुजर रही है। किसी मजबूरी में वो बिना पत्नी के पैसे कमाने के लिए वो यहाँ समय काट रहे हैं। स्त्री ही परिवार की जन्मदाता है, वो ही हर सदस्य के सुख और दुख की मुख्य कार्य करता धरता है, और बिना उसके परिवार की कल्पना निर्मूल है। अतः हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्त्री को महत्व दें, उसकी शिक्षा, उसके रहन सहन का समुचित प्रबंध भी करें। जिन घरों की महिलाएं शिक्षित और सुसंस्कृत, स्वस्थ और बुद्धिमान होती हैं, उनकी तरक्की हमेशा निश्चित होती है। कहते हैं अगर एक स्त्री को शिक्षित किया जाए तो उसके साथ 2 घर शिक्षित होते हैं, 2 पीढ़ी भी शिक्षित हो जाती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं मायके और ससुराल में खुशहाली बहुत मुश्किल होता है।
एक स्त्री के लिए इस चीज को करना, लेकिन उन्हें करना होगा। एक स्त्री ही है जो मायके और ससुराल को बांध के रखती है। अगर वो एक तरफ से भी दूर हो जाए ना तो लोग उसे सोचने लगते हैं। इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि पूछें उसे कि क्या फ़र्ज़ बनता है। ऐसा उन्होंने लिखा है कि वो स्त्री को समझे, चाहे मायके वाले हों या ससुराल वाले। बात बात पर ससुराल वालों को भी मायके वाले के बारे में स्त्री को ताना नहीं देना चाहिए। मतलब उनके 2 घर हैं जिनके बारे में हमने बात की है, तो दोनों ही घर में सामंजस्य बिठाने की कोशिश रहती है, और ये कोशिश वो सफल कर पाएँ इसके लिए दोनों ही घर के लोगों को मदद तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी घर चलेगा, तभी सब चीज़ें सही से चलेंगी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लड़की मायके और ससुराल में बचपन में माँ के घर और शादी के बाद ससुराल जाना पड़ता है। बेटी ससुराल में बहू के रूप में जानी जाती है। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी के साथ रहना पड़ता है। घर का काम, खाना बनाना, साफ सफाई करना सब बहू का काम है। सबके साथ तालमेल बढ़ाना है। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। सास कहती हैं तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, ताने मारती हैं, तब दिक्कत आ जाती है। और लड़की की अपने मायके में बुराई भी नहीं सुनना चाहती है, अपने मायके की बुराई भी नहीं सुनना चाहती लड़की ससुराल में। और बहू को अगर बेटी समझा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी था कि वो घर में अपनी बहुओं को भी बेटियों की तरह ही रखते हैं। पर दूसरी बात एक ये भी है कि अब बेटियों को भी ये सोचना होगा, जो बहुएं हैं बेटियां हैं उन्हें भी ये सोचना होगा कि कैसे हम अपने माता पिता की बातें सारी सुन लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा हमें भी उन्हें, जैसे हम चाहते हैं कि बहू को बेटी समझा जाए, उसी तरह से हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम भी उन्हें अपने माँ बाप की तरह समझ सकें। और वो जिस तरह से बातें की थी, जरूरी नहीं हर बात को हम दिल से लगा लें या गुस्सा हो जाए। तो वो थोड़ा सा ये भी, हमारे माता पिता भी गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं, कितनी बातें करते हैं, बहुत सारी मार भी पड़ जाती थी कई बार। तो कम से कम हम जो बातें हैं वो सोचना चाहिए किस भाव में कही जा रही हैं। जरूरी नहीं कि हर चीजें झेली जाए, उसको सहा जाए, लेकिन ये देखा जाए कि किस भाव में कही जा रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हर घर की खुशहाली एक महिला पर ही निर्भर करती है। एक स्त्री घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। घर की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए और बिगड़ी बात को अपनी तरह से सुलझा सकती है। और घर की छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाकर घर को उजाड़ भी सकती है। महिला के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, और यही नहीं, आगे आगे आने वाले बच्चे भी वैसा ही सीख कर बढ़ते हैं। बिल्कुल, अपनी जो माता जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब चीज़ों से अपने माता पिता से घर में ही सीखते हैं, जैसा माहौल होता है। तो ज़रूरी अपने आप को संयत रखना, अपने आप को थोड़ी समझ तरीके से काम करना। और एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि धैर्य जो बता रही हैं कि शादी के बाद एक लड़की पर ससुराल और मायका दोनों जगह के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर ससुराल वाले मायके के लोगों को पसंद ना करें तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अपने सास ससुर के प्रति हमेशा सम्मान का व्यवहार रखें, भले ही वो आपके मायके वालों को पसंद ना करते हों। याद रखें, आपका व्यवहार ही आपके परवरिश को दर्शाता है। यदि अच्छा होगा तो लोग चाहते हुए भी आपके माता पिता को कभी अपशब्द नहीं बोल सकेंगे। तो यहाँ तो दोनों तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ये कहना भी उचित नहीं है कि ससुराल वाले अगर मायके वालों को पसंद नहीं करते तो बिल्कुल उस तरह से तटस्थ होकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह से भाव होते हैं। तो ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो क्योंकि वो एक लड़की है और वो अपने माता पिता से उसी तरह से जुड़ी हुई है जिस तरह से कोई भी संतान अपने माता पिता से जुड़ा रहता है। तो कोशिश करें कि इस तरह का ताना न दिया जाए, बल्कि अगर किसी ने कोई काम नहीं किया, मान लीजिए बहू ने या बेटी ने काम नहीं किया, तो उसे ही उसकी बात के लिए, उसकी गलती के लिए उसे ही गलत ठहराया जाए, न कि किसी और को कि आपकी माँ ने नहीं सिखाया या आप कुछ सीखे नहीं है। इस तरह की जो दूसरों को ताना ना देकर, उनके माता पिता को ताना ना देकर, और उनसे सीधे बात करें। नहीं आ रहा है तो आप सिखाइए, आपकी जिम्मेदारी है ना वो आप। जी, तो इस तरह से आप काम करिए ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं मायके और ससुराल का संबंध स्कूल और व्यवसाय के जैसा है। स्कूल में जितना सीखते हैं करियर उतना ही सफल होता है। ससुराल के संबंध व्यावसायिक संबंधों जैसे हैं। व्यवसाय में तो अच्छे संबंध बनते हैं, लेकिन कुछ लोग व्यवसाय में असफल हो जाते हैं। ये एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाते हैं और हर जगह निराशा ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने मायके और स्कूल में कुछ नहीं सीखा होता। माँ कहती हैं कि सीखने के लिए उम्र पड़ी है। इस सवाल को लड़की नज़र से देखा जाए तो जब वो मायके को छोड़कर ससुराल आती है तो वो ससुराल को अपनी सेवा, विनम्रता और अपनेपन से मायका भी बना सकती है। और लड़के के नज़रिए से देखा जाए तो अपने सास ससुर और बाकी सदस्यों से विनम्रता और सम्मान से पेश आकर उनका दिल जीत सकता है। तो ये दोनों सामंजस्य बैठाए रखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार स्कूल में हम नहीं सीखते हैं तो बाद में क्रैश कोर्स करके भी सीख लेते हैं। तो ये भी सोचकर आप बाद में भी सिखाया जा सकता है। और बहुत सी चीज़ें हर घर की अलग अलग होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर लड़की मायके से बहुत चीज़ें सीख कर आती हैं तो भी यहाँ का जो तौर तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है।
तो उन्हें तो कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अगर आप सीखेंगे वो चीज़ जो अपना लेंगे ना, जब आप अपना मान लेंगे ना, तो फिर कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती, लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से हम काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार।